Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel. In this video, we will know about the topic Qutbuddin Aibak. And before starting it, let me know you that I'm starting a series of Indian medieval history जहाँ पर मैं वो सभी important topics को cover करूँगी जो कि which is from the syllabus followed by universities in history graduation programs. Okay, so this series will be helpful in your exam preparation and it will clear your doubts at how to frame a good answer. Okay, so let's start with it. So कुतुबुद्दीन ऐबक आप सबने इनका जो है नाम सुना होगा और बिकॉज ही वॉज अ मेन फाउंडर ही वॉज फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो जब भी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें देखते हैं कि भाई जो मेडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है विद द कमिंग ऑफ द मुगल्स. ठीक है, एंड फिर उसके बाद इसी मुगल के जब मुगल्स का जब एंड होता है, जब एंड टाइम आ रहा होता है, तब उसी टाइम पे वीसी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो एज अ लीडर निकल के आते हैं और फिर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो जब 5 डायनेस्टीज आती हैं हमारी, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड इट स्टार्ट फ्रॉम 1206 AD टू 1526. ठीक है, एंड जिसमें 5 डायनेस्टीज हैं, जो सबसे पहली आती हैं वो आती है हमारी द मामलुक डायनेस्टी. ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इसमें जो मामलुक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1219 तक है. और इसी मामलुक डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं. ओके, देन वाज अ खालजीज, तुगलक, सैयद्स एंड द लोदीज. ठीक है, मैं बहुत डिटेल में इस पे जो है बाद में वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं इन पांचवी डायनेस्टीज को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूंगी. बट क्योंकि अभी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो हम जो मेन मेन लीडर्स हैं ना, हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो जब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं ना, तो ये ही बिलोंग्स टू दिस मामलुक डायनेस्टी. अब ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि भाई ये जो मामलुक डायनेस्टी है उन्होंने इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है. स्लेव का मतलब ही मामलुक होता है, तो उसको जो स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है. ठीक है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम लोग ये देख लें कि भाई इन पांचों डायनेस्टीज में से ये जो स्लेव डायनेस्टी थी ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट डायनेस्टी थी. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट डायनेस्टी नहीं बोलेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इस डायनेस्टी के रूल का जो टाइम पीरियड था वो सेकेंड लार्जेस्ट था, 84 ईयर्स था. ठीक है, 84 ईयर्स तक इस डायनेस्टी ने जो है रूल किया है. सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, खालजीज डायनेस्टी. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट जो टाइम पीरियड था, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड वो खालजी डायनेस्टी का था. सबसे लॉन्गेस्ट पूछेगा तो वो तुगलक डायनेस्टी का है, 94 ईयर्स. ठीक है, तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स. एंड देन वॉज अ मामलुक डायनेस्टी, या जो स्लेव डायनेस्टी थी हमारी, इसका 84 ईयर्स है. ओके, तो ये जो है आपके ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं. इसका जो फाउंडर है मामलुक डायनेस्टी के, वो कौन है, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जो इसके जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, वो ये आते हैं कि व्हाट रोल डिड कुतुबुद्दीन ऐबक प्लेड इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट थिंग. एंड व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड हिज क्लेम टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, तो सबसे पहले जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं. तो लेट फर्स्ट लुक एट इट. तो इनका जो टाइम पीरियड, इनका जो नाम है ना, वो था हमारा कुतुब अल दीन ऐबक. ओके, इनका जो नाम था वो था कुतुब अल दीन ऐबक. एंड इनका जो टाइम पीरियड है स्टार्ट फ्रॉम 1206 से लेके 1210 तक. ठीक है, 4 साल का इनका टाइम पीरियड रहा है. एंड ही वॉज अ फाउंडर एंड टर्किश स्टेट इन दिल्ली. ठीक है, ये दियाज कुछ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है. ठीक है, इट वॉज इन दिल्ली, वॉज अ फाउंडर इन द टर्किश स्टेट. ही बिलोंग्स टू द ऐबक ट्राइब. ये ऐबक ट्राइब से जो है बिलोंग करते थे. ठीक है, जैसे कि इनके सरनेम से पता चलता है, जो इनसे ये अब देखो इनके बारे में अगर देखा जाए तो जो हमारे मोहम्मद गौरी थे ना, उनके ये स्लेव थे. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ गौरी एंड ही वाज गौरीज कमांडर. ठीक है, एज वेल. तो उस टाइम पे मतलब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ. ये जो गौरी था ना, मोहम्मद गौरी, ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज किंगडम टूवर्ड्स ईस्टर्न एरियाज. ठीक है, जैसे कि इंडिया की तरफ. तो उन्हें ना अपना एक्सपेंशन जो था वो बढ़ाना था इंडिया की तरफ. एंड ही वांटेड टू अटैक इंडिया.
ओके। तो अब उसके लिए जो है इनका साथ दिया किसने, इन्होंने जो है जब काफ़ी सारी इन्होंने बैटल्स लड़ी थी जब ये इंडिया में आए। और फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द मेन रीज़न वॉज कि आप इनको जो था अपना एक्सपेंशन बढ़ाना था और पैसे कलेक्ट करने थे, प्लस इनको अपना प्रचार और प्रसार बढ़ाना था इस्लाम को लेकर, ठीक है। तो ये इनके कुछ मेन गोल्स थे। अब उस टाइम पे 1202 से लेके 3 के आसपास जो मोहम्मद गौरी था, उनके जो ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ विच रूलर, तो ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। और फिर उन्होंने जो है ऐबक को भेजा था कालिंजर अभियान पे, जो कि बुंदेलखंड के पास है। और फिर वहाँ पे जो था ये खोकर का खोकर के खिलाफ जो है इनका जो था हुआ था, ठीक है, लड़ाई हुई थी बेसिकली। तो जब ये और ये जो जब कालिंजर अभियान जो था वो बुंदेलखंड के पास, जहाँ पे वो चंदेल रूलर्स के साथ मिले, और वहाँ पे ऐबक ने चंदेल रूलर्स के साथ जो था उन्होंने युद्ध किया और वहाँ पे वो जीते, ठीक है। तो फिर बाद में फिर कई सारी बैटल्स थी जो कि ऐबक ने लड़ी थी, बिकॉज ही वॉज अ कमांडर एज वेल एज स्लेव ऑफ द गौरीज, ठीक है। उसके बाद जब डेथ हुई ना गौरी की, तो उनके जो सन इन लॉ थे, ओके, अंडर अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है, अंडर हिज सन इन लॉ लीडरशिप दिल्ली सल्तनत वॉज इस्टेब्लिश बाय ऐबक, ठीक है, आफ्टर गौरीज डेथ। तो दैट इज वाई ही इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ टर्किश स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, फाउंडर ऑफ द टर्किश स्टेट इन इंडिया। तो उसके बाद ही बिलोंग्स टू द ऐबक ट्राइब, ये क्लियर हो गया। देन ही वाज अ कमांडर एंड स्लेव, ठीक है। आफ्टर द 24 जून 1206, दैट इज गौरीज डेथ, coronation of ऐबक was done, ठीक है। ऐबक का coronation होता है, एंड देन ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, बट ही नेवर होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है। ही डज नॉट मेड रीड हिज खुतबा, या फिर इसको हम लोग खुतबा भी कहते हैं, तो वो नहीं पढ़वाया, ठीक है, इन्होंने। और जो ये एक तरीके से ना, ये जो खुतबा है ना, ये एक तरीके से रिवाज होता है खुतबा पढ़वाने का। जब भी कोई रूलर बनता है तो उस समय पे खुतबा या खुतबा पढ़वाया जाता है, इन 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 मोटिव ऑफ यू नो अप्रिशिएशन, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ए अप्रिशिएशन, कि इनके उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, प्रशंसा में जो है इसको पढ़वाया जाता है, और राजाओं के द्वारा, ठीक है। और उसने जो है मलिक और सिपा सलार की उपाधि भी धारण की थी। तो इनके हम आगे टाइटल्स भी पढ़ेंगे। तो इनको जो है मलिक और सिपा सलार की उपाधि भी इन्होंने जो है धारण की थी, ठीक है। उसके बाद सिपा सलार क्या होता है, इट इज कमांडर इन चीफ, ठीक है। सिपा सलार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ। अब उसके बाद 1208 में, क्योंकि 1206 में देखो गौरी की जब डेथ हुई, गौरी की जब इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वाज मेड द रूलर। ही वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एंड उसके बाद 1208 में, क्योंकि ये जो खुतबा था ना, वो मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं पढ़वाया गया था, बिकॉज ही वाज अ स्लेव एट दैट टाइम। अभी वो स्लेवरी से मुक्त नहीं हुए थे, ठीक है, अभी वो स्लेव ही थे। और जब 1208 में जब गौरी के जो नेफ्यू होते हैं गयासुद्दीन महमूद, ये जो एक स्लेवरी रिडेम्पशन लेटर लेके आते हैं, और ये जो है ये दास्ता मुक्ति पत्र होता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्री कर देता है फ्रॉम द स्लेवरी, ठीक है। तो अब वो फ्रीड हो जाते हैं स्लेवरी से। तो अब यहाँ से जो है फिर इनके बाकी सारी कहानी चलती है। तो अब ये जो था, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो लेटर था, रिडेम्पशन लेटर, ये कौन लेके आया था, जिन्होंने फ्री किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये गौरी के नेफ्यू थे गयासुद्दीन गयासुद्दीन महमूद, ठीक है, जिन्होंने फ्री किया था। So after becoming the ruler of Delhi, he had to face many problems from Yildiz and Kabacha and foundation of Delhi Sultanate। अभी हम देखेंगे कि भाई इनके इनके ना इनके 4 अलग अलग साथी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इनके जो लीडर थे, उन्होंने जो है इन चारों के जो लीडर थे, उन्होंने इन चारों को अपना अलग अलग एरिया दे दिया था, ठीक है, कि भाई ये वाला ईस्ट एरिया आप रखो, वेस्ट एरिया आप रखो, नॉर्थ एरिया आप रखो। तो ऐसे ये 4 लोग थे। फिर बाद में ऐसे ही करते करते ऐबक के पास जो है वो ये वाला दिल्ली सल्तनत वाला और ईस्टर्न एरिया मिला था, ठीक है, इंडिया वाला।
तो दैट इज़ वाई ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, जब हम मुगल डायनेस्टी वाला वीडियो कवर करें ना, उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे पूरा हुआ था। तो अब यहाँ पे तो बाद में जाके ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने ही साथियों के साथ बाद में जाके युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें से यल्दोज हैं, कबाचा हैं। ठीक है, और फिर युद्ध कर क्योंकि इन्होंने और फिर जो इन्होंने मुश्किलें झेली थी दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करने में, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने जो है फेस किया था। ठीक है, तो अब इनकी टाइटल्स की अगर बात करें तो कुरान ख्वाह इनको टाइटल मिला है, लाख बख्श हो गया, हातिम ताई हो गया। ठीक है, तो ये सब इनके कुछ टाइटल्स हैं। अब कुरान ख्वाह इनको इसलिए कहा जाता है भाई इनको कुरान बहुत अच्छे से पढ़ना आता था, ही वॉज अ वेरी गुड रीडर ऑफ कुरान। ठीक है, लाख बख्श इसलिए कहा जाता है बिकॉज हिज डोनेट वेरी मच। ठीक है, लाख बख्श का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा ये दयालु थे। ठीक है, दानी थे कह सकते हैं, दानी की वजह से, जो कि डोनेट बहुत ज़्यादा करते थे। हातिम ताई का टाइटल इनको जो है वो मिनाज उस सिराज ने अपनी किताब लिखी थी तबकात नासिरी, एंड दिस वाज रिटन फॉर नसीरुद्दीन। ठीक है, नाउ ही मेंशन्ड ऐबक एज हातिम ताई। ठीक है, तो मिनाज उस सिराज की एक किताब थी तबकात नासिरी, उसमें वो जो है ही रिटन दैट वाज रिटन फॉर नसीरुद्दीन, बट अब उसमें ऐबक को हातिम ताई की तरह उन्होंने जो है टाइटल दिया था। ठीक है, उसकी तरह उनको उसमें जो हातिम ताई का नाम दिया गया है। तो वो चीज़ जो थी, इनके कुछ 3 प्रमुख टाइटल्स थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन था, अब ये तो चलो हम लोग ने एक मोटा-मोटा ये जान लिया कि अच्छा ठीक है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन और कैसे इंडिया आए, और फिर कैसे उन्होंने जो था दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कैसे वो बने। ठीक है, हम लोग ने अभी इतना जाना है। अब उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई व्हाट रोल डिड कुतुबुद्दीन ऐबक प्लेड इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो accession of the Qutbuddin Aibak and his contribution to the extension of the Delhi Sultanate. After Muizzuddin Muhammad Ghori, his slave, Qutbuddin sat on the throne of Lahore on the 25th June 1206, but from 1206 to 1208 he was only a Malik to the brother of Muhammad Ghori at Ghor. ठीक है, वही जो मैंने बताया कि भाई अभी तक तो वो बैठ तो गए थे थ्रोन पे, लेकिन अभी भी वो स्लेव ही थे। ठीक है, क्योंकि अभी उनको स्लेवरी से मुक्ति नहीं मिली थी। ठीक है, तो ही वॉज ओनली अ मलिक टू द ब्रदर ऑफ मोहम्मद गौरी एट गौर। ठीक है, एट दैट टाइम एरियाज ऑफ इंडिया अंडर द तर्किश होल्ड वर मुल्तान उज, नाबरवाला, पुरशवर, बदायूं, ग्वालियर, बनारस, कन्नौज, कालिंजर, अवध, रणथम्भौर, मालवा, बिहार एंड लखनऊती। ठीक है, लखनऊती यानी लखनऊती, लखनऊ। एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय पे काफ़ी सारा जो एरिया था वो टर्किश रूल के अंदर था, और ये एरिया से जो टर्किश रूल के अंदर थे वही से बताया जा रहा है। इन द कनकेस्ट ऑफ दिस कुतुबुद्दीन हैड बीन एसोसिएटेड एज अ मिलिट्री कमांडर। ठीक है ना, ही वाज वही मैंने बताया कि वो एक मिलिट्री कमांडर थे। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन, अब हम लोग तराइन के युद्ध के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बस खाली बताऊंगी कि तराइन का युद्ध कैसे हुआ था, किसके बीच में हुआ था। जो तराइन का युद्ध हुआ था ना, वो 3 बैटल्स हुई थी तराइन की। एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था, और तीसरी बैटल भी 1192 में ही हुई थी। ठीक है, एंड दिस बैटल वाज हैपेंड बिटवीन गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो जो पहली वाली हुई थी 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, और गौरी को सेकेंड बैटल फेस करनी पड़ी थी, जो कि उन्होंने हारी थी। ठीक है, दूसरी बार हारे थे वो इंडिया में अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। और जो सेकेंड बैटल हुई थी वो 1192 में हुई थी। उसी के टाइम पे ही, मतलब सेकेंड बैटल के बाद जो है आपका ये प्लासे और बक्सर का युद्ध और ये सब हम लोग देखते हैं कि वो सब काफ़ी बाद में हुआ था। ठीक है, और फिर उसी साल ही 1192 में ही तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है, जहाँ पे अब यहाँ पे गौरी जीत जाते हैं। ठीक है, एंड पृथ्वीराज चौहान वॉज किल्ड लेटर बाय गौरी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जहाँ पे फिर से गौरी जीते हैं अगेंस्ट जयचंद। ठीक है, और फिर उसके बाद तो इन सभी बैटल्स में जो ऐबक हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा गया है दैट व्हेन आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ही हैड सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स इन अजमेर एंड मेरठ व्हेन द मोहम्मद गौरी हैड कम टू इंडिया इन 1194 AC, AC नहीं होगा, AD होगा, टू अटैक द जयचंद ऑफ कन्नौज, देन ऑल्सो ऐबक हैड हेल्प हिम।
ठीक है। तो लेटर 1197 में भी उन्होंने जो है भीमदेव सेकंड को हराया और बदला लिया अपने मास्टर का। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब उसके बाद ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और उनके एफर्ट्स क्या थे टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था कि भाई इनके साथ जो थे 4 साथी थे। अब इनके 4 साथियों की क्या कहानियाँ हैं। अब जो गौरी थे ना, मोहम्मद गौरी, उनके 4 मेन स्लेव्स थे। ठीक है। एक तो हम लोग ने ऐबक को देखा ही, और दूसरे यलदोस थे, और तीसरे कुबाचा थे। ठीक है। तो अब ये जो स्लेव थे ना, और जो चौथे थे वो थे बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 4 मेन स्लेव्स थे गौरी के। पहले कौन थे हमारे, ऐबक, दूसरे यलदोस, तीसरे कुबाचा, और चौथे हमारे बख्तियार खिलजी। ठीक है। अब जब इनकी डेथ हुई ना, तो इन्होंने क्या किया था कि अभी अब अपना जितना भी एरिया था, उनके जितना भी गौरी के पास एरिया था, वो सब इन्होंने इन चारों को बांट दिया। ठीक है, मरने से पहले। और ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला हिस्सा दिया, यलदोस को गजनी वाला हिस्सा दिया, कुबाचा को कच्छ और सिंध वाला हिस्सा दिया, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का हिस्सा दिया। ठीक है ना। तो अब ये बताएं, ये वही बख्तियार खिलजी हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये वही बख्तियार खिलजी हैं। इनके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी हम जो है इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। तो ये इनके क्या थे, हमारे 4 स्लेव्स थे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया था वो था नसीरुद्दीन कोबाचा का 1206 में। आफ्टर द मोहम्मद गौरीज डेथ, 3 ऑफ हिज मेन कॉन्फिडेंस enjoyed equal position: the governor of Kirman, Tajuddin Yildiz, governor of Multan and Uch Nasiruddin Kubacha, and governor of Delhi Ajmer। ठीक है, एटसेट्रा। कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ, ठीक है, जो दिल्ली अजमेर के जो गवर्नर, ये 4 लोग थे। नाउ एज अ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट, कुतुबुद्दीन एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स अ कबाचा, कुबाचा ही बोलते हैं इसको। दस ऐबक्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू मुल्तान एंड औच। ठीक है। तो ये पहला चीज़ था कि भाई जो कुतुबुद्दीन एक ऐबक जो थे, वो अपना फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते थे कुबाचा के साथ। तो भाई इसीलिए वो अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे टू एक्सटेंड टुवर्ड्स द मुल्तान एंड उच। बाद में अली मर्दान खिलजी एंड जो बंगाल वाला ये डिस्प्यूट था 1206 में, जो सेकंड प्रॉब्लम थी बिफोर द कुतुबुद्दीन ऐबक वर द खिलजी चीफ्स ऑफ द बंगाल। ठीक है। एंड जो खिलजी चीफ्स थे बंगाल के, जो हम लोग ये बख्तियार खिलजी देखते जिनको बंगाल और बिहार का हिस्सा मिला था। सो अली मर्दान खिलजी मर्डर्ड इख्तियारुद्दीन एंड ट्राई टू सेट हिमसेल्फ अप एज अ रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है। और ये इख्तियारुद्दीन कौन है आपके, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ही हैं। ठीक है। अब इनको किसने मारा था, तो इनको मारा था अली मर्दान खिलजी ने। ठीक है, अली मर्दान खिलजी ने इनको बख्तियार खिलजी को मारा, और वहाँ पे जो है वो अपना रूल इस्टेब्लिश किया। ही ट्राई टू सेट हिमसेल्फ अप एज द रूलर ऑफ द बंगाल। द फॉलोअर्स ऑफ द इख्तियारुद्दीन अपोज्ड हिम। ही फ्लेड फॉर रिफ्यूज टू ऐबक, एंड ऐबक डिस्पैच्ड हिम along with an army to Bengal. Seeing that Ali Mardan enjoyed the support of Aibak, many chiefs ceased to oppose him। ठीक है। तो अब भाई ये चीज़ था पूरा पूरा कहानी की, जो बख्तियार खिलजी थे वो, उनका ये बंगाल और बिहार वाला हिस्सा था। अब इनको जो है, इनका जो बख्तियार खिलजी का जो पूरा नाम है वो इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है। उनको अली मर्दान ने जो था मार दिया। और मारने के बाद जब उनके जो इख्तियार खिलजी इख्तियारुद्दीन के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो है उनको अपोज किया अली मर्दान को, तो अली मर्दान भाग के ऐबक के पास चले गए। अब जो ऐबक थे उन्होंने उनको जो है क्या किया, ही उन्होंने अपनी आर्मी के साथ उनको जो है बंगाल भेजा। सीइंग कि अली मर्दान एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ ऐबक, अब बाकी सारे जो चीफ्स थे वो अपोज करने लगे किसको, ऐबक को। तो भाई ऐबक का जो उन्होंने जो सहारा दिया अली मर्दान को, वो उनको नहीं देना चाहिए था। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको लेटर फेस करनी पड़ी थी बाकी सारे चीफ्स के अगेंस्ट। ठीक है। अब तीसरा मान आता है का ताजुद्दीन यलदोज एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब ताजुद्दीन यलदोज, अब यलदोज भी उनके स्लेव्स में से एक थे। अनदर प्रॉब्लम फेसिंग कुतुबुद्दीन वाज ताजुद्दीन यलदोज। बिफोर गौरीज डेथ ही वाज अ गवर्नर ऑफ द किरमान। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम द रूलर ऑफ गजनी एज वेल। तो वही पहले तो किरमान के थे, फिर बाद में उनको गजनी भी मिल गया। सो ऐबक अलॉन्ग विद सन इन लॉ कुबाचा अटैक्ड यलदोज। ठीक है। तो ऐबक जो थे, ये जो कुबाचा थे, ठीक है, इनके सन इन लॉ थे,
attacked what Yildiz and defeated him and occupied Ghazni. It is said that Aibak indulged in so much luxury at Ghazni that the people revolted and insisted Yildiz to be their ruler again. In actual fact, the cause of revolt was that people of Ghazni were not ready to accept Aibak, who was a subordinate of Ghazni, as a ruler. Aibak could rule over Ghazni only for 40 days. ठीक है, तो उन्होंने कंट्रोल ओवर तो कर लिया था गजनी का, बस 40 दिन के लिए बस खाली वो रूल कर पाए थे, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी आके जो है आपका कोई भी आके जो है सबॉर्डिनेट गजनी पे रूल करे। ठीक है, तो ऐबक को बते, क्योंकि ऐबक एक स्लेव थे, वो एक टर्किश रूलर थे, एक वो ऐबक टाइप से बिलोंग करते थे, इसीलिए जो लोग थे वहाँ के वो उनको काफ़ी इंफीरियर टाइप के मानते थे। ठीक है, काफ़ी छोटा मानते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि ये उनके ऊपर रूल ना ही करें। तो इसी वजह से उनको जो है यहाँ पे भी उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो ये चीज़ें तब थी जब वो रूलर बने, और उस टाइम पे इनको ज़्यादा कोई बैटल्स नहीं लड़नी पड़ी थी रूलर बनने के बाद। ठीक है, मतलब यही सब 3-4 अपने ये साथियों के साथ उनको जो था ये थोड़े मतभेद हुए थे यल्दोज और कुबाचा के साथ, बाकी रेस्ट उनका जो था सही था सब कुछ। Judging from the consequences of his attack on the Ghazni or its immediate result, Aibak was unsuccessful in Ghazni, but it proved advantageous for the Delhi Sultanate for two reasons. First, Yildiz came to know the power of Aibak, ठीक है, and so he never in future attacked him. तो यल्दोज ने कभी भी फ्यूचर में उसको अटैक नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ऐबक उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐबक वॉज फ्री ऑफ फियर फ्रॉम द साइड ऑफ यल्दोज। सेकेंडली, दिल्ली सल्तनत रिलेशंस वॉज सीवर्ड फ्रॉम द गजनी फ्रॉम दिस टाइम। ठीक है, नाउ फोर्थ आता है सीकिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम गयासुद्दीन। ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन, अभी हमने देखा था कि गयासुद्दीन कौन थे, ये नेफ्यू थे, ये भतीजा थे किसके, गौरी के, मोहम्मद गौरी के। ठीक है, तो अब क्योंकि अभी तक वो स्लेवरी से फ्री नहीं हुए थे, अब गयासुद्दीन ने क्या किया, गयासुद्दीन महमूद ने क्या किया, उन्होंने स्लेवरी रिडेम्पशन लेटर लेके आए और ऐबक को फ्री कर दिया फ्रॉम द स्लेवरी। ठीक है, तो मिनाज और सिराज मेंशन दैट ऐबक हैड स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स इन हिज ओन नेम एंड inscribing his own name in खुतबा, but this statement of his is not corroborated by the archaeological facts, because till 1208 one does not come across coins bearing the Aibak name. Habibullah's opinion seems to be correct that Minhaj and Siraj only followed prevalent tradition when he wrote his description. In reality, Aibak issued his coins only after formally getting the charter from the Ghiyasuddin to his independence. ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने coins जो थे वो निकलवाए थे, help consolidate the sultanate. Okay, now more conquests in India and contribution towards the extension of the Sultanate, Aibak had to face many Rajput and Hindu revolts as well. Immediately after Gauri's death, Chandela king Trilokya Sharma and re-established his control over Kalinjar. The Pariharas had liberated Gwalior from the Turkish hold. The successor of Jaichand, Harish Chandra, had driven out the Turks from Badaयूं and Farrukhabad. ठीक है, तो ये सब उनको जो है हिंदू रूलर्स के साथ भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट करना पड़ा था, बट उतनी हम मेजर बैटल्स नहीं देखते हैं इनके टाइम पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद असेसमेंट्स ऑफ द एबक्स वाज भी एज अ कमांडर कैसा उनका रोल था, एज अ रूलर कैसा उनका रोल था, एज अ मैन वो कैसे थे। ठीक है, मतलब उनको जो टाइटल्स मिले थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में है कुछ। अब इसको फटाक से रीड कर लेते हैं। भी एज अ कमांडर, बिकॉज ही वॉज अ कमांडर एंड स्लेव ऑफ गौरी, सो he conquered many areas in the absence of Gauri. After Gauri's death, he impressed his military superiority by temporary conquest over the Yeldos of Ghazni, by diplomacy over Nasiruddin Kobacha, the ruler of Multan, by giving military aid to Ali Mardan. ठीक है, तो एज अ कमांडर वो काफ़ी अच्छे लीडर्स थे। ठीक है, और काफ़ी काफ़ी एक्सपर्ट आर्कर थे, हॉर्स राइडर थे। ठीक है, तो जिस तरीके से दैट इज वाई वॉज अ कमांडर ऑफ द चीफ। ठीक है, उसके बाद अगर रूलर की तरह देखा जाए तो ही गॉट ओनली लिमिटेड पीरियड फॉर 4 years टू रूल। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। यहाँ तक कि इस आंसर में नहीं मेंशन है, बट आप जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने आर्किटेक्चर के सेक्टर में भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, और कई सारे इनके मॉस्क हैं। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, और एज अ मैन ऑल्सो ही वॉज ब्रेव, फेथफुल, जनरस। ठीक है, और जैसे इनको लाख बख्श की टाइटल मिला था, और जो हातिम ताई का इनको टाइटल मिला था। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में देखने को मिलती हैं। फेमस हिस्टोरियन हेग एंड मेनी अदर स्कॉलर्स कंसिडर ऐबक एज अ फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, according to Professor ABM Habibullah, through the Muhyiddin had given the inspiration, yet it was Aibak who organized every aspect of Delhi Sultanate according to the laid out plan.
ठीक है. While implementing the plans of the Muizuddin Aibak must have brought into the changes according to the requirement of the situation, and therefore it the credit for this success that given to him it would not be improper. ठीक है. मतलब वही चीज़ है कि बाद में इनके जो बेटे थे अल्तमश, उन्होंने भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है. इन्हीं की ही चीज़ों को, मतलब इन्हीं की जितनी भी पॉलिसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया अल्तमश ने. और आगे जाके हम देखते हैं कि ऐबक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, सो दिस वाज इट. तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ओवर होता है. आई होप कि जो आपको मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट लगी थी वो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो और आपको चाहिए. ठीक है, टू कवर इट. And so this was it. Thank you for watching it. Please subscribe to my channel for further updates. Okay.